विकांत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं विशिष्ट वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेज। अब कौन सी क्लासेज का जिक्र हम यहाँ करेंगे और अनुच्छेद 330 से 342 पर जाते हैं सबसे पहले, और वहाँ समझ करके फिर वापस अध्याय पर लौटेंगे हम। अब देखिए यहाँ पर हम 330 से 342 की बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा आगे और पीछे बैकग्राउंड देख लेते हैं। 301 से 307 तक भाग संख्या 13 है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। 308 से लेकर के 323 तक जो है, 308 से 323 तक इसको हम भाग संख्या 14 कहते हैं, और ये दो भागों में विभाजित है। एक तो लोक सेवाएं 308 से 314 तक, 315 से लेकर के लोक सेवा आयोग की बात शुरू होती है और 323 तक चलती है। और भाग संख्या 14 ए में अधिकरण 323 का और 323 का दो अनुच्छेद इसमें शामिल है अधिकरणों में। फिर निर्वाचन की बात करें तो 324 से शुरू होता है, और हम पढ़ने वाले हैं 330, क्योंकि इससे अगला वाला भाग है। निर्वाचन भाग संख्या 15 है, और 330 से वो जो शुरू होता है वो भाग संख्या 16 होगा। अभी समझेंगे जस्ट। 324 से लेकर के निर्वाचन जो है 329 का तक चलता है, हालांकि वो निरस्त किया जा चुका 329 तक ही है। अब कुछ वर्गों के लिए संबंध में विशेष उपबंध भाग संख्या 16 के अंतर्गत आते हैं। 330 से लेकर के 342 तक इसमें जो है इनके बारे में बताया गया है। फिर भाग संख्या 17 में राजभाषा आ जाएगी। इस प्रकार ये है। अब ध्यान दीजिएगा, इनके बारे में हम समझते हैं। यह विशिष्ट वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। विशेष प्रावधान का औचित्य, प्रस्तावना में उल्लिखित समानता और न्याय के उद्देश्य को हासिल करने के लिए संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और आंग्ल भारतीयों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ये प्रावधान संविधान के भाग संख्या 16 के धारा 330 से 342 में उल्लिखित हैं। ये प्रावधान निम्न बातों से संबंधित हैं। पहले, विधायिका में आरक्षण। दूसरा, विधायिकाओं में विशेष प्रतिनिधित्व। तीसरा, नौकरी एवं पदों में आरक्षण। चौथा, शैक्षणिक अनुदान। पांचवा, राष्ट्रीय आयोग का गठन। और छठा, जांच आयोग का गठन। ये सब सम्मिलित हैं। इन प्रावधानों का वर्गीकरण मुख्य रूप से निम्न वर्गों में किया जा सकता है। पहला है स्थायी एवं अस्थायी। दूसरे हैं संरक्षणात्मक और विकासमूलक। पहले हैं स्थायी एवं अस्थायी। इनमें कुछ प्रावधान संविधान के स्थायी अंग है, जबकि कुछ खास समय तक कार्य करने वाले हैं। दूसरा है संरक्षणात्मक एवं विकासमूलक। इनमें से कुछ प्रावधानों का उद्देश्य इन वर्गों को सभी प्रकार के अन्याय एवं शोषण से बचाना है, जबकि कुछ प्रावधानों का उद्देश्य उनके सामाजिक आर्थिक हितों को बढ़ाना है। अब हम समझेंगे वर्गों का आधार। संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है किन जातियों या जातीय समूह को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कहा जाएगा। हर राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में किन जातियों या जाति समूह को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति माना जाएगा, संविधान ने ये तय करने का अधिकार राष्ट्रपति को दे रखा है। इस कारण हर राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की सूची अलग अलग होती है। राज्यों के मामले में राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से सलाह मशविरा कर अधिसूचना जारी करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना में किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को जोड़ने या हटाने का काम सिर्फ संसद कर सकती है। ये काम राष्ट्रपति द्वारा फिर से अधिसूचना जारी कर नहीं किया जा सकता। राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रपति ने कई अधिसूचनाएं जारी की हैं, और इन सूचियों में संसद द्वारा संशोधन भी किया गया है। उसी प्रकार संविधान ने नागरिकों के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी भी का है को निर्दिष्ट नहीं किया है। ठीक है। 102वां संविधान संशोधन 2018 ने किसी राज्य का संघीय क्षेत्र में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को पहचानने एवं विनिर्दिष्ट करने के लिए राष्ट्रपति को अधिकृत किया है। जहां तक राज्य का मामला है, राष्ट्रपति इस बारे में राज्यपाल से सलाह लेने के पश्चात अधिसूचना जारी करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति की अधिसूचना में शामिल सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची में किसी भी सूची को शामिल या हटाना केवल संसद द्वारा ही किया जा सकता, राष्ट्रपति की इस आशय की परवर्ती सूचना द्वारा नहीं। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों की तरह संविधान में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार आंग्ल भारतीय का मतलब ऐसे व्यक्ति से जिनके पिता या
उनका कोई भी पूर्वज यूरोपीय वंश का हो और वे भारत में आकर बस गए, और इस तरह स्थायी रूप से न कि अस्थायी तौर पर बसे, जिन्होंने लोगों ने जिन्हें जन्म दिया। हमारे देखिए संविधान में 102वां संविधान संशोधन 2018 किया गया, और संविधान में एक नया अनुच्छेद 343A जोड़ा गया। 343A, ध्यान दीजिए इस बात पर। और इससे पहले मैंने बताया था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और केंद्र शासित प्रदेश आदेश अधिनियम जो 1951 में आया, मैं अलग अलग अधिनियम बताता हूँ आपको। संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 अधिनियम, ठीक, और संविधान अनुसूचित जाति केंद्र शासित क्षेत्र आदेश 1951। इसके अलावा संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950। इसके अलावा संविधान अनुसूचित जनजाति केंद्र शासित क्षेत्र आदेश 1951 इत्यादि हैं। और संसद ने 1956, 1976 और बाद के वर्षों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संशोधन अधिनियम लाकर राष्ट्रपति के आदेशों में बदलाव किया है। तो ये आदेश राष्ट्रपति के द्वारा लाए गए। कब कब लाए गए देखिए, 1950 में और 1951 में। 1950 में अनुसूचित जाति आदेश 1950 लाया गया। फिर संविधान अनुसूचित जाति केंद्र शासित क्षेत्र आदेश 1951, फिर संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950, और फिर संविधान अनुसूचित जनजाति केंद्र शासित क्षेत्र आदेश 1951 ये लाए गए। संसद ने इनमें 1956 और 1976 और बाद के वर्षों में अनुसूचित जाति और जनजाति संशोधन अधिनियम लाकर राष्ट्रपति के आदेशों में बदलाव किया। अब हम समझेंगे विशेष प्रावधान के अंग। विधायिकाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण तथा आंग्ल भारतीयों को विशेष प्रतिनिधित्व यानी आबादी के अनुपात में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण होगा। आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं होने की स्थिति में राष्ट्रपति इस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं। इसी तरह राज्य की विधानसभा में इन समुदाय के लोगों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं होने पर संबंधित राज्य के राज्यपाल समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं। मूल रूप से आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व के ये दोनों प्रावधान सिर्फ 10 वर्षों यानी 1960 तक के लिए किए गए थे। उसके बाद इनकी अवधि लगातार हर बार 10-10 वर्षों के लिए बढ़ाई जाती रही हैं। 2009 के 95वें संविधान संशोधन के द्वारा इन प्रावधानों को 2020 तक लागू, मतलब 2009 में संशोधन किया गया। 95वें संविधान संशोधन के द्वारा इन प्रावधानों को 2020 तक लागू रहेंगे, ऐसी बात वहां पर स्पष्ट हुई। 95वें संविधान संशोधन विधेयक 2009 के द्वारा आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व के 2 प्रावधानों के विस्तार के कारण निम्नवत हैं। संविधान की धारा 334 के अनुसार संविधान का प्रावधान जिसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण और आंग्ल भारतीय समुदाय के नामांकन द्वारा प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है, संविधान लागू होने के 60 साल बाद अप्रभावी हो जाएगा। दूसरे शब्दों में 25 जनवरी 2010 में ये प्रावधान खारिज हो जाएंगे और इन्हें आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है। हालांकि पिछले 60 वर्षों में अनुसूचित जाति और जनजातियों ने काफ़ी तरक्की की, फिर भी जिन कारणों से संविधान सभा में सीटों के आरक्षण तथा सीटों पर नामांकन का प्रावधान किया गया था, वे कारण अभी भी मौजूद हैं। अतः यह प्रस्तावित किया गया है कि अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का प्रतिनिधित्व के लिए नामांकन करना 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। आंग्ल भारतीयों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व का ये प्रावधान निम्न कारण से किया गया है। आंग्ल भारतीय धार्मिक और सामाजिक और साथ ही भाषाई रूप से अल्पसंख्यक समुदाय हैं। ऐसे में ये प्रावधान जरूरी था, वरना संख्या के हिसाब से एक बहुत ही छोटा समुदाय होने और पूरे भारत में क्षेत्राय होने के कारण आंग्ल भारतीय चुनावों के जरिए विधायिका की एक सीट भी हासिल करने की उम्मीद नहीं कर सकते। दूसरा बिंदु है नौकरी एवं पदों के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का दावा। केंद्र और राज्य के सरकारी पदों पर बहाली करते समय वक्त प्रशासन की कार्यकुशलता पर प्रतिकूल असर डाले बगैर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के दावों का विचार किया जाएगा। हालांकि 2000 के 82वें संविधान संशोधन अधिनियम
में केंद्र एवं राज्यों की सरकारी पदों का बाहरी किसी भी परीक्षा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए न्यूनतम अंक कम करने या पदोन्नति में मूल्यांकन के मापदंड घटाने का प्रावधान है। तीसरा है आंग्ल भारतीयों के लिए नौकरी में विशेष प्रावधान तथा शिक्षा अनुदान। आज़ादी के पहले केंद्र की रेलवे, आबकारी, डाक एवं तार सेवा के कुछ पद आंग्ल भारतीयों के लिए आरक्षित थे। इस तरह आंग्ल भारतीयों के शिक्षण संस्थानों को केंद्र एवं राज्यों से विशेष अनुदान मिला करता था। संविधान के तहत इन सुविधाओं को क्रमिक रूप से कम करते हुए जारी रखा गया और अंततः 1960 में यह सुविधा समाप्त कर दी गई। इसके अलावा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। अनुसूचित जाति के तमाम संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति एक राष्ट्रीय आयोग का गठन करेंगे और यह आयोग उनको अपनी रिपोर्ट देगा। धारा 338 में ऐसे लिखा गया है। इसी तरह अनुसूचित जनजाति के संवैधानिक अधिकारों से जुड़े तमाम मुद्दों की जांच के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन करेंगे और आयोग उनको अपनी रिपोर्ट जो है धारा 338 ए के अंतर्गत देगा। अनुसूचित जनजाति के लिए 338 ए और अनुसूचित जाति के लिए जो है 338 धारा दी हुई है। राष्ट्रपति इन सभी रिपोर्टों को इन पर कार्रवाइयों की रिपोर्ट के साथ संसद के समक्ष रखेंगे और संविधान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए एक संयुक्त आयोग का प्रावधान था। 2003 में 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 89वें संविधान संशोधन के जरिए संयुक्त आयोग के दो स्वतंत्र निकायों में रूप में बांट दिया। ये 2003 में 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए किया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जाति आयोग जो काम करेगा वही काम आंग्ल भारतीयों के लिए भी करेगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुसूचित जाति के लिए काम करेगा वही आंग्ल भारतीयों के लिए करेगा। तो अनुसूचित जाति आयोग अनुसूचित जाति के लिए काम करेगा और साथ में आंग्ल भारतीयों के लिए भी काम करेगा। दूसरे शब्दों में आयोग जो है आंग्ल भारतीयों के संवैधानिक अधिकारों से जुड़े तमाम मुद्दों की जांच करेगा और अपनी जांच की रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को सौंपेगा। अब हम समझते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। 1993 में संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना जो है की गई और बाद में 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस उद्देश्य के लिए संशोधन द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 338 बी जोड़ा गया। उसी के अनुरूप राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन करना है, जो कि इन वर्गों की संवैधानिक सुरक्षा से जुड़े सभी मामलों का अनुसंधान करके तत्संबंधी प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपे। राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों तथा कृत कार्रवाई संबंधी ज्ञापन संसद में प्रस्तुत करेंगे। छठा है अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन पर केंद्र का नियंत्रण और अनुसूचित जनजाति का कल्याण। अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से जुड़े मुद्दों पर रिपोर्ट देने के लिए राष्ट्रपति का आयोग का गठन करेंगे। वे ऐसे आयोग का गठन किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन संविधान लागू होने के 10 वर्षों के अंदर से आयोग का गठन अनिवार्य रूप से हो जाना चाहिए। इस तरह 1960 में आयोग का गठन हुआ। UN डेबर इसके अध्यक्ष बनाए गए और आयोग ने 1961 में अपनी रिपोर्ट दी। 4 दशक बाद 2002 में दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में दूसरे आयोग का गठन किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट 2004 में प्रस्तुत की। तो जनजाति कल्याण, अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति कल्याण की बात यहाँ पर की जाती है। तो उनके लिए दो आयोग की बात हुई। एक तो 1961 में बना, उसके तो अध्यक्ष बने UN डेबर और दूसरा जो है 2002 में बना। 4 दशक बाद उसके अध्यक्ष दिलीप सिंह भूरिया को बनाया गया। इसके अलावा राज्य में अनुसूचित जनजाति के कल्याण से जुड़ी योजनाएं बनाने और लागू करने के लिए राज्यों को निर्देश देने का कार्यपालक अधिकार केंद्र के पास होगा। 7वीं स्थिति पिछड़े वर्गों की स्थिति जांच के लिए आयोग की नियुक्ति। सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति जांच करने के लिए उनकी स्थिति को सुधार किए जाने के लिए कार्यवाहियों की अनुशंसा करने के लिए राष्ट्रपति आयोग का गठन कर सकते हैं। आयोग की रिपोर्ट जो है उस पर की गई कार्यवाहियों की जानकारी के साथ संसद में रखी जाएगी। उपरोक्त प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति ने अब तक 2 आयोगों का गठन किया है। 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित किया और 1955 में अपनी रिपोर्ट उसने दी 1953 वाले ने। लेकिन इन अनुशंसाओं पर कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि आयोग की अनुशंसाओं को बहुत ही अस्पष्ट और अव्यावहारिक मान लिया गया। इसके साथ ही पिछड़ेपन की अर्हताओं को लेकर सदस्यों की राय भी बहुत अलग अलग थी। दूसरे वर्ग आयोग का पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है 1979 में BP मंडल की अध्यक्षता में किया गया। 1979 में किया गया और 1980 में उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसकी अनुशंसाओं पर 1990 में VP सिंह की सरकार द्वारा
सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की घोषणा किए जाने के पहले तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए अध्याय 7 में मंडल आयोग और उसके बाद देखें। अध्याय जो है 7 में ऐसा दिया हुआ है आगे। अब देखिए अनुच्छेद जो 10 है हमारा, अनुच्छेद 10 क्या कहता है? हमारे संविधान में अनुच्छेद 10 जो है उसमें स्पष्ट किया गया कि अनुच्छेद 10 की धारा 338 जो है उसमें ये प्रावधान वर्णित है कि धारा में उल्लेखित अनुसूचित जाति का मतलब है आंग्ल भारतीय समेत अनुसूचित जाति। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन अनुच्छेदों की। तो 330 अनुच्छेद, एक तो अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 तक है। तो 330 को देखते हैं। सबसे पहले 330 में लिखा गया है लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण, इसमें आंग्ल भारतीयों के लिए भी साथ में हो जाएगा। 331 में लिखा गया है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए लोगों का प्रतिनिधित्व। लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण 330 में। 331 कहता है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व। आंग्ल भारतीयों के लिए 331 अलग से हैं। 332 में राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण 332। ठीक है, 333 में आंग्ल भारतीयों के लिए विधानसभा में आरक्षण लिखा गया है राज्यों की विधानसभा में। ठीक है, लोकसभा में 330 और 331। 330 अनुसूचित जाति जनजाति दोनों, 331 में आंग्ल भारतीय, 332 में राज्यों में विधानसभा में अनुसूचित सूचित दोनों जनजाति जाति, और 333 में राज्यों की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 334 में सीटों के आरक्षण एवं विशेष प्रतिनिधित्व की व्यवस्था 70 साल बाद समाप्त हो जाना। इसके बाद 335 नौकरी और पदों पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का दावा। 336 में खास सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष प्रावधान। 337 आंग्ल भारतीय समुदाय के हित में शैक्षणिक अनुदान का विशेष प्रावधान। 338 अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। 338 है अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग अलग से बना हुआ है। 338 बी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर केंद्र का नियंत्रण और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण। 340 पिछड़े वर्गों की स्थिति जांच के लिए आयोग की नियुक्ति। 341 अनुसूचित जनजातियां और 342 अनुसूचित जनजातियां। 342 ए सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग। इस प्रकार ये अध्याय समाप्त हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे भाग संख्या 10 के अध्यायों को, और 69 से लेकर के 79 तक ये 11 अध्याय इसमें पढ़ने वाले हैं। ये 11 अध्याय समाप्त होते ही हमारा जो ये एम लक्ष्मीकांत का जो सीरीज जो है, श्रृंखला जो है, ये श्रृंखला का जो क्रम है वो समाप्त हो जाएगा।